वेलकम टू द स्टडी अड्डा। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो ये चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का पार्ट 2 होगा, जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, तो आपको अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का 10 का ग्रेविटेशन का, तो आप यूट्यूब पे लिखें ग्रेविटेशन द स्टडी अड्डा, तो पार्ट 1 का वीडियो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और आप पहले चैप्टर के क्वेश्चंस कवर कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज के करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इन क्वेश्चंस को समझने में। तो क्लास 9th साइंस के ये क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करते हैं। और पहले आप जो है फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पे द स्टडी अड्डा को। रेफरल कोड है अड्डा 10। अगर कोई सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप है द स्टडी अड्डा, फेसबुक पेज द स्टडी अड्डा को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कोर्स खरीद सकते हैं सीटेट यूपीटेट केवीएस के बच्चे, और अड्डा 247 ऐप पर जा करके। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। एक्सरसाइज क्वेश्चन का है चैप्टर 10 का ग्रेविटेशन का। तो हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और एक का मास दूसरे का m2 है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है r डिस्टेंस है, तो अब अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, यानी इनकी डिस्टेंस कर दी जाए r/2, तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r/2 हो जाएगी। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, जैसे कि मैंने पहले भी पार्ट 1 में डिस्कस किया था, Gm1m2 अपॉन r²। अब r की वैल्यू को r/ अगर 2 कर देंगे तो F = हो जाएगा Gm1m2 अपॉन r/2²। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 चला जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द 4Gm1m2 अपॉन r²। तो ये इक्वल हो गया, F2 इक्वल हो गया 4 इंटू F1 के। तो F2 इक्वल हो गया 4 इंटू F1 के। तो इसका मतलब 4 गुना हो जाएगा अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं। क्लियर हुआ? डिस्टेंस को अगर हाफ कर देते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, ये आप देखिए आंसर आपको कैसे लिखना है। तो आप अपना आंसर इस तरह से लिखेंगे ये। ठीक है, तो F ये फॉर्मूला होता है F = Gmm। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गई r/2, तो r/2 पुट कर दिया, 4 चला गया ऊपर, तो दिस विल बी द 4 टाइम्स। तो जब if the distance is reduced to the half, then the gravitational force become 4 times larger than the previous value. Next question है, gravitational force act on all object in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than the लाइट ऑब्जेक्ट। जब ग्रेविटेशन फोर्स जो है सब पे अपने मास के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, जैसे यहाँ ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ मास है, और ये एक बॉल हो गई, ये एक जो है एक पंख हो गया, ठीक है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है, इन तीनों का मास अलग अलग है। अब इसका m1 सबसे बड़ा मास है, उससे कम मास है m2, उससे भी कम मास है m3। ये चीज़ हम समझ सकते हैं। जब इन तीनों का मास अलग अलग है, अगर हम वैक्यूम के अंदर यानी ऐसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर इन तीनों को नीचे गिराते हैं, तो तीनों जो है ये एक ही सेम टाइम पे ज़मीन को टच करेंगे, यानी कि ना तो कोई स्पीड से फॉल करेगा ना कोई स्लो फॉल करेगा। तो फास्टर और स्लोअर का केस नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यही हमसे पूछा है, व्हाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑल ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, a, जिसको हम ग्रेविटी के केस में g भी लिख सकते हैं। तो g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो सभी पे ये सेम वैल्यू अप्लाई हो रही है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है
और एयर की एब्सेंस नहीं होगी, सॉरी एयर एब्सेंस होगी, यानी एयर की प्रेजेंस नहीं होगी, तो एयर एब्सेंस है तो उस केस में उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब सेम टाइम के अंदर जो है फॉल करेंगे, कोई भी फास्टर स्लोअर नहीं होगा। तो क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती है, जी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसी कारण से जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो फास्ट फॉल नहीं करेगा, वो सब सेम टाइम में फॉल करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि आपको फाइंड करनी है एफ की वैल्यू क्या होगी बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। अर्थ का मास आपको पता होना चाहिए और 1 किलोग्राम एक अनदर मास दिया हुआ है, अनदर मास इज 1 किलोग्राम। तो अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻⁴, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और दूसरा मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम जो कि अर्थ सरफेस पे है। एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितने हैं, रेडियस ऑफ अर्थ है आर की वैल्यू हमें दे रखी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर। तो ये जो 6 है ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 24 को जो है ऊपर की साइड में लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि पावर्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। अब इसका आंसर देखिए कैसे होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है F इजिकल टू GM1 या मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन R²। तो इसमें हमें वैल्यूज़ रखनी है और इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो इसका सॉल्यूशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो F इक्वल टू फोर्स हमें निकालना है, तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ हो गया 6 इंटू 10⁻24 ये इसका मास हो गया। ऑब्जेक्ट का मास हो गया 1 किलोग्राम। जो डिस्टेंस है वो होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶, तो इसका स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख लेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो अब पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पावर को सॉल्व करते हैं, माइनस के 11 ये हैं और 24 ये हैं, तो प्लस के पावर बचे ऊपर 13, कितने बचे प्लस के 13, और नीचे 6 ये पावर है और 6 ये है, तो ऊपर 10 की पावर 13 है। अभी मैं नंबर्स को सबको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, नंबर को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी। 6.7 है एक नंबर, एक इंटू में 6 है, पावर्स को सॉल्व कर रहे हैं 6.4 इंटू 6.4। तो ये दो नंबर हैं, पावर में हमने सॉल्व किया, ऊपर 10 की पावर 13 बचे हुए हैं और नीचे 10 की पावर 12 हो गए, प्लस में हो गए, दोनों पावर ऐड हो गई, 6 और 6 12 हो गई। तो अब 13 में से 12 एक कम हो जाएंगे क्योंकि ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी, तो क्या बचेगा 10 रह जाएगा, ओनली 10 हमारे पास रह जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया और इनटू ले लिया ओनली 10। तो ये इनटू में 10 आ गया। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यूज़ आपके पास, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल आउट करना है इन वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करने पर आप फाइंड करेंगे एक वैल्यू जो कि होगी 0.98 के समथिंग। तो एग्जैक्ट नहीं आएगा आपका आंसर कैलकुलेशन में, बट वो 0.98 समथिंग आएगा इंटू 10, तो हो जाता है 9.8 न्यूटन। ठीक, क्लियर है। तो 9.8 न्यूटन इस तरह से आता है। तो हमें वैल्यूज़ को सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं, पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू द ईच अदर। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अर्थ हो गया, यहाँ मून हो गया। बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट ग्रेटर और स्मॉलर और सेम।
तो जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, क्या उसी के इक्वल फोर्स से करता है या ग्रेटर से करता है या स्मॉलर से? तो ये हमेशा होता है सेम फोर्स से। इक्वल फोर्स लगाते हैं दोनों बॉडीज एक दूसरे पर। जितना फोर्स अर्थ ने मून पे लगाया उतना ही फोर्स मून अर्थ पे लगाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पार्ट में F12 और F21 की वैल्यू इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। तो आंसर देखें, इसका आंसर कैसे आपको नोट डाउन करना है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर with equal force but in opposite direction। फर्स्ट बॉडी सेकंड पर लगाती है, सेकंड बॉडी फर्स्ट पर फोर्स लगाती है। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट अर्थ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई डज अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। जब मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, मून क्या कर रहा है? अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ मून की ओर क्यों नहीं मूव हो जाती? ये हमसे पूछा है। तो अर्थ का मास होता है बहुत ज़्यादा इन कंपेयर टू मून, और जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होता है उस इनर्शिया पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? देखिए, आंसर होगा द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ because its gravitational effect but still the earth does not move toward it because it is more massive than the moon। massive का मतलब है मास ज़्यादा है, विशाल है। अर्थ जो है मून से बड़ी है। it is if the mass of other object is more। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज कैंसिल आउट। जो एक्सेलेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो कैंसिल आउट हो जाता है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज मोर, और क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। अगर अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो 9.8 वैल्यू होती है, मून की वैल्यू 1.67 समथिंग होती है। तो किसकी ग्रेविटी ज़्यादा है? अर्थ की, तो इसलिए अर्थ मूव नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या होता है जब फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में? कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। इनिशियली सपोज करो कि इसका मास जो है m1 था, इसका मास m2 था। इनके बीच की डिस्टेंस r है, ये इनिशियल केस है। अब फर्स्ट केस में क्या हो गया? मास हो गया डबल, मास 2m हो गया। फर्स्ट केस में मास कितना हो गया? 2m हो गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा? इनिशियली तो फोर्स कितना रहेगा? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में F1 कितना हो जाएगा? G2m1 m2, क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया तो डिस्टेंस सेम रहेगी आर स्क्वायर। तो अब केवल क्या हुआ? F1 हो गया 2F के इक्वल। ठीक है। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस कहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब सेकंड केस देखें तो सेकंड केस क्या कहता है वो भी देखें। सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में जो है अब डिस्टेंस डबल हो रही है और ट्रिपल हो रही है। तो जब डिस्टेंस को हम डबल करेंगे, इस बार डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2r। तो डिस्टेंस 2r हो जाएगी। फिर एक और केस है, डिस्टेंस को करना है 3r। तो 3r ट्रिपल करना है। तो इससे फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन 2r। तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r हो जाएगा। यानी फोर्स जो है, ये F2 जो फोर्स है वो F अपॉन 4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पर हम 3 रखेंगे, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। जब यहाँ पर 2 की जगह पर 3 कर देंगे, 3r, तो ये 3r जब हो जाएगा तो 3r का स्क्वायर करेंगे तो F1 जो है या F3 जो है हम फाइंड करने जो जा रहे हैं F3, वो पहले वाले फोर्स के 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 1/9 हो जाएगा 1/9 ऑफ द इनिशियल ग्रेविटेशन फोर्स।
अब यदि दोनों मासेस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, ये थर्ड केस है। तो थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस जब दोनों मास डबल कर दिए, यानी ये मास भी 2m हो गया और ये वाला मास भी 2m हो गया, तो 2m1 2m2, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया, वो रही r। तो F4 क्या आ जाएगा, F4 आ जाएगा G2m1 और 2m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस बार 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गया इनिशियल फोर्स से। तो इनिशियल जो ग्रेविटेशन फोर्स था उसके कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। तो इस तरह से चारों केस हमारे ये हो जाते हैं। तो अब आप इनको किस तरह से नोट डाउन करेंगे, ये रहे आंसर आपके। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट m1 m2 is proportional to their plenty of reciprocal proportional to the square of the distance। तो ये हमारा डबल कर दिया मास को, तो 2m1 हो गया और इनिशियल से क्या हो गया, 2 गुना हो गया। मास इज डबल, द फोर्स इज डबल। सेकंड केस में क्या हुआ, डिस्टेंस को हमने क्या किया, डबल किया और एक बार ट्रिपल किया। तो जब डिस्टेंस को डबल किया तो ये 2r स्क्वायर है, तो 2r स्क्वायर होल स्क्वायर होना था, तो ये 4f हो जाएगा। तो फोर्स बिकम 1/4 ऑफ इनिशियल फोर्स। जब हमने इसको ट्रिपल कर दिया तो यहाँ पे 3r का होल स्क्वायर होगा, 3r का होल स्क्वायर होगा, तो फोर्स हो जाए बिकम 1/9 ऑफ द इनिशियल। तो थर्ड पार्ट का आंसर देखिए, थर्ड पार्ट का आंसर कैसे होगा, इफ द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, यानी 2m1 और 2m2 कर दिए। जब मास 2m1 और 2m2 कर दिए जाएंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, तो फोर्स विल बी द 4 टाइम्स ग्रेटर। 2 इंटू 2 4 हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब तक आपने इस चैप्टर में बहुत सारी जगह पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखा होगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है F=gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इस लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट रखता है या नहीं रखता है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं। एक्सप्लेन द मैनी फिनोमिनाज दैट वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड, जो कि पहले अनकनेक्ट माने जाते थे। एक क्या है, द मोशन ऑफ मून राउंड द अर्थ। मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि मून का मास कम है, इसीलिए अर्थ का ग्रेविटेशन उसको अपने चारों ओर मूवमेंट करा सकता है। अगर अर्थ का मास कम होता और मून के मास से, अभी मून का मास कम है इसलिए मून अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है। अगर उल्टा अपोजिट केस होता कि अर्थ का मास कम होता तो अर्थ मून के चारों ओर शायद चक्कर लगा रही होती। तो आपको ये भी समझ लेना है। द फोर्स दैट बाइंड द नॉर्थ अमेरिकन नेशन टू द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिकन नेशंस जो हैं वो इन फोर्सेस की वजह से ये वर्ल्ड से जुड़े हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है बॉडीज के बीच में, तो इसलिए ये भी उसको समझने में हमें हेल्प करी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। टाइड्स जब आते हैं, जब वाटर लेवल जो है सी का, ओशियंस का चेंज होता है टाइड्स में, तो टाइड्स की कंडीशन में क्या है, वो मून का अट्रैक्शन फोर्स उसको इफेक्ट करता है, सन का अट्रैक्शन फोर्स इफेक्ट करता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने इसको हमारी समझने में मदद की है। तो ये वाला फिनोमिना हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से एक्सप्लेन कर पाए हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंस हैं। इसकी एक और है, द मोशन ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट्स जो सन के चारों ओर घूमते हैं, सन का जो मास है सभी प्लेनेट से बहुत ज़्यादा है, अर्थ के 100 टाइम्स बिगर है सन की रेडियस। तो सन जो है अगर टोटल शेप में देखेंगे तो वॉल्यूम में 1 लाख टाइम्स है, वॉल्यूम में 1 लाख टाइम्स है अर्थ से। तो इसे क्योंकि उसका जो रेडियस है वही 100 से ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, यानी 100 गुने से भी अधिक बड़ा है रेडियस में। जो सन है वो त्रिज्या में काफ़ी बड़ा है। तो यही सब कारण है, इसीलिए सन के चारों ओर जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, अर्थ भी रिवॉल्व करती है। तो ये आप समझ गए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल।
फ्री फॉल के समय पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। और एक्सेलेरेशन ए होता है जिसको कि जी लिखते हैं जब फ्री फॉल के केस में इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सेलेरेशन क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो अर्थ या कोई भी बॉडी अपनी ओर खींचती है और अर्थ की ओर ये अट्रैक्ट होके ये फ्रीली फॉल करते हैं। जब इनिशियली u इजिकल टू 0 से इसको छोड़ा जाए तो ये अर्थ पर आएगा और एक फोर्स इस पर लगेगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। और इसकी वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड द डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, मास पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, सभी पे जो ग्रेविटी जी की वैल्यू है वो सेम रहेगी, जी की वैल्यू सेम रहेगी। किसी के मास कम या ज़्यादा होने से एक्सेलेरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा जब वो फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में हैं। और इट इज़ डिनोटेड बाई द स्मॉल जी, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू होती है अर्थ की सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। एक हम उसे क्या कहेंगे जब एक अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, small m is the mass of object, g is the universal gravitation constant, r is the distance between the object and the earth और f is gravitational force। तो आंसर किस तरह लिखना है, आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द ऑब्जेक्ट बिटवीन, उसको क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज ऑब्जेक्ट वेट, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वेट। टर्म क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेट बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम जो फोर्स मेजर कर रहे हैं वही उसका वेट कहलाता है। तो जब हम अपना वेट मेजर करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक तरह से, जो कि हमारे बॉडी के मास पे अप्लाई करती है अर्थ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अमित बाई अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड, अमित ने कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन, और उसने कहाँ पे खरीदा था, पोल पे, वो किसी पोल पे था अर्थ के दो पोल होते हैं आपको पता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है, और बीच वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। तो उसने पोल पे खरीदा था अपने दोस्त से कुछ जो है गोल्ड, कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा था। ही हैंड ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर, और उसने ये अपने दोस्त के लिए खरीदा था एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फ्रेंड, और वो उसको हैंड ओवर करता है अपने दोस्त को इक्वेटर पे जा करके। तो उसका दोस्त कहाँ रहता है, इक्वेटर पे, जो हमारी ये सेंटर लाइन होती है जिसे हम भूमध्य रेखा हिंदी में कहते हैं। तो इक्वेटर पे जा करके वो उसको देता है, यानी वो किसी एक पोल से इक्वेटर तक जाता है। अब विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड, क्या अगर मान लो वो 10 ग्राम गोल्ड खरीदा उसने नॉर्थ पोल पे, तो क्या इक्वेटर पे उसका वेट सेम रहेगा, क्या वो 10 ग्राम गोल्ड ही उसको देगा, कम हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। अगर नहीं तो हिंट ये है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज़्यादा होती है पोल पे इक्वेटर की बजाय। तो ये हिंट जो दी है वो बहुत अच्छी हिंट दी है। अब इससे आप समझ सकते हैं, तो वेट क्या होता है, डब्लू होता है एम इंटू जी, और जी हर एक पॉइंट पे बदलता रहता है। अब जी की वैल्यू पोल पे अलग है, पोल पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इक्वेटर पे थोड़ी कम हो जाती है, स्लाइटली चेंज होता है। जैसे सपोज कर लो कि इक्वेटर पे 9.7 है और पोल पे 9.8 है। तो अब क्या हुआ कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और बदलता क्या है, वेट। तो मान लो आपने क्या खरीदा, 10
आपने एक गोल्ड खरीदा जिसका मास था 10 ग्राम, 10 ग्राम मास था, समझने की कोशिश कीजिए, 10 ग्राम मास था। अब उसमें जी, जब आप पोल पे इसका वेट करवाएंगे तो जीपी जो है वो 9.8 है, बट जब आप इसका इक्वेटर पे वेट कराएंगे तो वो जीई की वैल्यू 9.7 है। तो अब 9.8 और 9.7 का जो डिफरेंस ये आया, इस 9.8 इंटू 10 करने से यहाँ पे जब वेट करोगे पोल पे तो वो 98 ग्राम आएगा या 98 न्यूटन आएगा, सॉरी ग्राम नहीं। और जब इक्वेटर पे वेट करोगे तो वो 97 न्यूटन आएगा। क्लियर है? क्योंकि 97 इंटू 10 करोगे तो 97 न्यूटन आएगा। तो यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, 1 न्यूटन की गड़बड़ हो गई। कहाँ से? आपको पोल से इक्वेटर आने में, ध्यान से समझ लेना, पोल से इक्वेटर आने में, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो गई, ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई, इसलिए वेट थोड़ा कम महसूस होगा। मास तो सेम रहता है, मास कांस्टेंट होता है, वेट कम हो गया। मास चेंज नहीं होता, मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चेंज क्या हो गया? चेंज हो गया वेट। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए आंसर, द वेट ऑफ द बॉडी on the earth surface is W equal to mg. The value of g is lot of at the poles in compared to the equator. इसका मतलब पोल्स पे ज़्यादा होती है इक्वेटर के कंपैरिजन में। So the gold can वेट लेस एट द इक्वेटर, तो गोल्ड का वेट कम हो जाएगा इक्वेटर पे कंपेयर टू द पोल्स, पोल्स की कंपैरिजन में। इसलिए अमित का जो फ्रेंड है, देयरफॉर अमित फ्रेंड वुड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं होगा, वुड नॉट बिलीव द लोड, और यहाँ पे हम टर्म यूज कर सकते थे वुड नॉट बिलीव द वेट, वुड नॉट बिलीव द वेट ऑफ द गोल्ड बाउटेड बाई हिज अमित, बाउटेड बाई अमित। तो अमित ने जो गोल्ड खरीदा उस पे उसका दोस्त विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने जब मेजर किया तो इक्वेटर पे मेजर किया, वहाँ कम है। अब जब अमित ने मेजर किया था, उसने पोल पे मेजर किया था, वहाँ पे ज़्यादा था, वहाँ पे मान लो 9.8 जी की वैल्यू थी, और तो इसलिए उसके वेट ज़्यादा था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट द क्रम्बल्ड इनटू ए बॉल। तो एक पेपर शीट को अगर हम गिराएं तो वो धीरे धीरे नीचे आएगी, जबकि एक उसको अगर हम गोला बना लें, क्रम्बल्ड बॉल बना लें, तो वो तेजी से नीचे की ओर गिरता है। तो इसका कारण है कि प्रेजेंस ऑफ एयर है। अब प्रेजेंस ऑफ एयर है चारों तरफ, तो वो जो एयर ने सराउंड कर रखा है, तो उसके कारण उस पे क्या होगा कि एरिया ज़्यादा है सीट का, सीट का एरिया क्या है? ज़्यादा है। ए सीट ऑफ पेपर हैज़ अ लॉट ऑफ एरिया एज कंपेयर टू द क्रम्बल्ड पेपर बॉल। तो ए सीट ऑफ पेपर मस्ट फेस ए लॉट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इस वजह से उस पर बहुत सारा एयर रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द सीट ए पेपर फॉल स्लोअर देन द क्रम्बल्ड बॉल। क्रम्बल्ड बॉल की कंपैरिजन में पेपर धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि इस पे जो रेजिस्टेंस फोर्स है एयर का, वो जो ऊपर की ओर फोर्स एयर लगाएगी वो ज़्यादा लगेगा इन कंपेयर टू एक बॉल आपने क्रम्बल की हुई है पेपर की ही। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ। तो साफ साफ कहना ये है कि जो जी एम है ग्रेविटेशन फोर्स मून का है, वो 1/6 होता है ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ से। तो अर्थ का होता है 9.8, तो इसकी वैल्यू 9.8, 1/6 अगर इंटू 9.8 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी अराउंड 1.67। कितने होते हैं? अराउंड 1.67 के अराउंड होती है। तो व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून और ऑन द अर्थ। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट आपको निकालना है अर्थ पे। अर्थ पे अगर निकालोगे तो इसका मास दे रखा है 10 और इनटू करोगे जी ई जो अर्थ पे वैल्यू होती है, यानी 10 इंटू 9.8।
तो 10 इंटू 9.8 करने का मतलब हो गया 98 न्यूटन, ये वेट हुआ हमारा अर्थ पे। अब वेट अगर हमें निकालना है मून पे तो m इंटू जी एम, जो कि ग्रेविटी है मून पर, तो 10 इंटू 1.67, या मैं इसको 1.6 ही ले लेता हूँ, तो कितना हो गया 16 न्यूटन। तो दोनों में आपने डिफरेंस देखा वेट में, एक का वेट 98 न्यूटन आया और दूसरे का वेट 16 न्यूटन आया, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसी आंसर को कैसे आप नोट डाउन करेंगे, तो ये रहा आपका आंसर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6, ये हमने लिख लिया। वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी W = mg। आप फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, W = mg। तो ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे हो जाती है 9.8, मास हमें दे रखा है, m की वैल्यू है 10, तो m की वैल्यू 10 किलोग्राम है, तो वेट हो गया अर्थ पे 10 इंटू 9.8। और सेम मून पे अगर निकालेंगे तो 10 इंटू 9.8/6, तो इट विल बी समथिंग अराउंड 16 न्यूटन। क्लियर, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, कितनी वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड के साथ उसको थ्रो किया गया, तो एक ना एक टाइम पे ऊपर जा कर के वो कहीं ना कहीं रुकेगी, ये तो निश्चित बात है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो टॉप हाइट पे पहुंच जाएगी तो 0 हो जाएगी, ये क्लियर है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगी ये हमें बताना है, व्हाट विल बी द हाइट, h हमें फाइंड करना है। और g की वैल्यू जो कि नीचे की ओर अप्लाई हो रही होगी वो आपको पता ही होती है, g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई। तो अब हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है u, हमें पता है v की वैल्यू पता है, हमें पता है g की वैल्यू, हमें फाइंड करना है h की वैल्यू। जब t ना दिया हो ना ही फाइंड करना हो तो इक्वेशन लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² -2gs, क्योंकि मोशन ऊपर की ओर है तो माइनस में लेंगे वैल्यू इक्वेशन, क्योंकि g नेगेटिव काम कर रहा है, तो आप अगर यहाँ प्लस लेते तो g की वैल्यू वहाँ माइनस आपको करनी पड़ती, क्योंकि बॉल जा रही है ऊपर की ओर और ग्रेविटी है नीचे की ओर, इसलिए ये माइनस में हमने लिया है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर फॉर्मूला प्लस वाला लेंगे तो ये वैल्यू माइनस वाली लेनी पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना 9.8 की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी फिर आपको। तो सॉल्व कैसे करना है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। v हो जाएगा 0, u 49, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वेशन को सही से लिख लेंगे। तो इक्वेशन को सही से लिख लिया, v² - u² = 2gs, और सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर - 49 का स्क्वायर, 2 इंटू -9.8। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में वैल्यू इसीलिए ली गई है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो s की वैल्यू सॉल्व होकर के आ गई 120.5 मीटर, तो इतनी हाइट तक बॉल जाएगी। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। सेकंड पार्ट क्या कहता है, टोटल टाइम फाइंड करो, फाइंड आउट द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे, v = u - gt से, या प्लस GT लेंगे तो माइनस के 9.8 रख लेना, तो इससे इजीली टाइम फाइंड हो सकता है। v भी गिवन है, u भी गिवन है, g की वैल्यू आपको पता ही है। तो टाइम हमने सॉल्व किया, यहाँ पे टाइम हमें निकालना है, मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना लगेगा, तो v = u + gt इक्वेशन अप्लाई करी, तो 0 = 49 - 9.8 इंटू t, तो आंसर विल बी द 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम जाने में लगा 5 सेकेंड, फिर ग्राउंड तक आने में भी सेम टाइम लगेगा। जब जाने में 5 सेकेंड लगे तो आने में भी 5 सेकेंड लगेंगे, यानी 5 + 5 टोटल टाइम विल बी 10 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट 19.6 मीटर। एक हाइट 19.6 मीटर की हाइट है, ये दी हुई है, 19.6 मीटर की हाइट दी है।
इस हाइट से एक बॉल स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो जी की वैल्यू आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जानी चाहिए, पॉजिटिव होगी इस बार। जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं और जी हमेशा नीचे की ओर ही एक्ट करता है और वो बॉल भी गिर रही है, तो सेम डायरेक्शन में हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया तो जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इस बार। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, हमने ड्रॉप किया है, उसको कोई स्पीड नहीं दी है, तो आपको कैलकुलेट करना है v। तो v कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप पहले अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सही है, तो देखिए कैसे, वी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, ये हुआ। अब इसमें आप इसको, जीरो तो कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 9.8, मैं 19.6 को भी 2 इंटू 9.8 लिख सकता हूँ अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएं तो आपको। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद एक एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है 2 का और एक पेयर बन रहा है 9.8 का, तो आंसर हो जाएगा 19.6। सही है, 19.6 आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये देखिए आंसर कैसे आप नोट डाउन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 0, टावर की हाइट देर के 19.6, जी की वैल्यू 9.8, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर दिया, सारे वैल्यूज रखे और सॉल्व करके आंसर आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, तो इस बार ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन है, ध्यान रखेंगे। विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू आपको दे दी 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दी है। टेकिंग जी इज अ 10, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए सजेस्ट किया गया है, जी की वैल्यू 10 ले लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचा वो हमें निकालना है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। u आपको 40 दे रखा है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी है वो हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। तो इक्वेशन कौन सी अप्लाई करेंगे, फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, और g की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ये ध्यान रखेंगे। इस बार मोशन अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे की ओर है और मोशन ऊपर की ओर है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो g की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा, ये देखिए, यहाँ g की वैल्यू, ये u की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी 0, अप्लाई की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाइट आ गई 80, जाने की हाइट और फिर आने की हाइट जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस हुई 160, ठीक है, 80 जाने के और 80 आने के, तो 160 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि जहाँ से बॉल को फेंका था घूम के बॉल वहीं आ गई, तो बॉल जहाँ से गई थी अब घूम करके वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। द फर्स्ट पॉइंट इज सेम एज द लास्ट पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस है 160। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में मास ऑफ अर्थ दिया है, तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है वो आपको पता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, आपको लर्न भी होना चाहिए ये। सन का मास कितना होता है, सन का मास होता है, मास ऑफ सन हो जाएगा 2 इंटू 10⁻30, सन का मास ज़्यादा है अर्थ से, ठीक है, 10⁻30 किलोग्राम। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, d या r आप इसको मान सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ r जो है वो हो जाएगी 1.5, 15 करोड़ किलोमीटर है ना, तो मीटर में बदल देंगे तो 1.5 10⁻11 मीटर,
तो फॉर्मूला वही है, आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है, F इक्वल टू GME और MS मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, अपॉन R स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखिए। सॉल्यूशन इसका ये दिया है, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल G की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। और ये हमें दे रखा है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11। तो 11 को थोड़ा ऊपर करना है, ऐसे लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सब फॉन्ट की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फॉर्मूला हमने लगाया ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, समझिए, मैं समझाता हूँ। देखिए, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है स्टूडेंट्स के साथ इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने की। तो Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो ये है 10⁻11 है, 10⁻⁻11 है, और ये है 30। तो ये पावर को 30 को और 11 को माइनस कर लिया, तो पावर यहाँ हमारे पास आ गई 29, सॉरी दिस विल बी 19। तो अब 10 की पावर बची 19, 19 और 24 को ऐड कर लो, तो 24 को ऐड कर लिया तो टोटल हो गई हमारे पास कितने, 43 पावर्स, 10 की पावर 43। अब यहाँ पे 10 की पावर 11, 11 का डबल करेंगे 22, तो ये 22 ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं, तो माइनस कर दिए 22। तो फाइनली 10 की पावर्स कितनी बची, 10 की पावर 43 में से 22 माइनस कर दिए तो 10 की पावर बची 21। तो अब हम इसको शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5। तो जब हम इसको शॉर्ट में इस तरह लिख लेंगे, इंटू 10 की पावर जो बची हैं वो एक बार में सॉल्व हो गई, तो 10 की पावर बची है 22। सब 10 की पावर को सॉल्व कर लिया मैंने, इन सब को सॉल्व कर लिया, और अब इस नंबर को सॉल्व कर लेंगे। तो इस नंबर को सॉल्व कर लेंगे, 3 से डिवाइड किया 2 बार, फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको 3 से डिवाइड किया 2 बार, ये 3 से डिवाइड किया तो ये 0.5। तो इस तरह से इसको पॉइंट से पॉइंट हटाए, यहाँ 0 इंक्रीज़ कर लो, फिर एक पॉइंट से पॉइंट 0 इंक्रीज़ कर लो, फिर 5 से ये गया 40 टाइम्स, 5 से ये गया 3 टाइम्स, और ये समथिंग जाएगा 2.22। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो 2.222 इंटू 2 इंटू 40, और आंसर आपका इस तरह आ जाएगा। और जो आंसर होगा वो आपका होगा समथिंग द 35.6 कुछ, और इंटू 10 की पावर 22 होगा, तो उसमें एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे, इसको डेसिमल पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर फिर फाइनली जाके 3.56 इंटू 10⁻23 हो जाता है। ठीक है, तो 10⁻23 जब होता है। क्लियर, समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई। एक स्टोन जो है टावर जो कि 100 मीटर हाई है उससे नीचे गिरता है, तो हाइट हमें दे दी है, हाइट की वैल्यू आपको गिवन है, और कितनी है, एच की वैल्यू दी है 100 मीटर, एच की वैल्यू 100 मीटर दी हुई है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली टूवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 25। एक स्टोन नीचे की ओर आ रहा है, एक दूसरा स्टोन है जिसको ऊपर की ओर फेंका गया है, उसके केस में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। तो हमें कैलकुलेट करना है कब ये दोनों स्टोन एक ही जगह पर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कब ये दोनों स्टोन एक ही जगह पर होंगे, यानी सेम हाइट पर होंगे। वो इतना फॉल हो जाएगा, ये इतना ऊपर चला जाएगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ गए? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमें बनानी पड़ेंगी दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन कैसे बनानी है
ये समझिए, पहले फर्स्ट केस के लिए जो स्टोन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो टॉप पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 0। मैंने मान लिया कि वो x दूरी के बाद मिलेंगे, x दूरी के बाद मिलेंगे, तो x बीच में एक डिस्टेंस हमने ले ली, x डिस्टेंस यहाँ पे मिलेंगे सपोज करो। टाइम लगेगा t, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह पर x रख दिया, u 0 है तो सारा पार्ट 0 हो गया, और 1/2 जी टी स्क्वायर। तो x हो गया, g की जगह पर 10 रख दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर हो गया। सेकंड केस में जब स्टोन ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा स्टोन जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके केस में u 25 है, तो टोटल डिस्टेंस तो 100 थी, तो वो जो पहला स्टोन था वो x फॉल हो चुका है, तो इसको 100x ऊपर 100 माइनस x डिस्टेंस कवर करनी होगी। जब x डिस्टेंस वो नीचे आया तो ये 100 माइनस x डिस्टेंस जाएगा नहीं जाएगा? तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि एक स्टोन ऊपर से आ रहा है तो वो x दूरी चल करके मिलता है, और ये नीचे से आ रहा है तो वो 100 माइनस x डिस्टेंस कवर कर लेगा, तभी तो इन दोनों के बीच की कुल दूरी 100 होगी, टोटल डिस्टेंस 100 होगी। ठीक है, तो x 100 माइनस एक्स मान लिया। टाइम इसको भी सेम टाइम लगेगा, जितने समय उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो सेम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही अप्लाई किया, यहाँ पे 100 माइनस एक्स रख दिया s की जगह पर, u की वैल्यू 25 इंटू टी कर दिया, 1/2 इंटू 10 इंटू टी, तो 5t स्क्वायर हो गया। तो दोनों इक्वेशन में ये x की वैल्यू आ रही है, एक बार x की वैल्यू आई है 5t स्क्वायर, और दूसरी बार x की वैल्यू आई है जो है 100 माइनस 25 5t स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल कर दिया, यानी इक्वल रख देते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो 5t स्क्वायर फर्स्ट से आया था x की वैल्यू, और दूसरे में आया है 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 100 माइनस 25t इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा, टाइम आ गया 4 सेकेंड। अब जब हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया तो आप कोई सी भी, जो पहली इक्वेशन थी s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, पहली इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसमें 4 क्यों रख दोगे, तो 4 की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 80 मीटर। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से जो नीचे की ओर आ रहा है, तो वो तो 80 मीटर दूरी चलेगा, कितना, 80 मीटर। और नीचे से जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो वो 100 माइनस 80 कितना बचा, 20, तो वो 20 मीटर जाएगा। तब ये दोनों एक साथ मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर देख लीजिए, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, 4 सेकेंड निकाल लेंगे, वहाँ पर रख देंगे, तो 80 मीटर आ गया, दूसरा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया वर्टिकली, और रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर द 6 सेकेंड, तो ये 6 सेकेंड बाद वापस आती है। यानी बॉल को 3 सेकेंड जाने में लगेंगे और 3 सेकेंड आने में। हमेशा जब किसी बॉल को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और फिर वो वापस भी आती है, तो जितना समय जाने में लगता है उतना ही आने में, तो 6 सेकेंड टोटल टाइम दिया है, तो टाइम को आधा कर लो, 3 सेकेंड उसको पहुंचने में लगे, और ऊपर पहुंच करके फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 जरूर हो जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो v इक्वल टू 0 हो गया, u हमें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, u गिवन नहीं है। अब g की वैल्यू, जब g ये ऊपर की ओर जब बॉल जा रही है तो उस समय g नीचे की ओर, हमेशा g नीचे की ओर ही काम करता है, तो g की वैल्यू उस समय नेगेटिव होगी, और g की वैल्यू हम उस समय कंसीडर कर लेंगे -9.8। तो हमने इसको -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लिया, नेगेटिव ले लिया, और नेगेटिव लेने के बाद
आप सॉल्व करेंगे तो आप निकाल पाएंगे वेलोसिटी जिससे फेंका गया था। कैसे निकाल पाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। उसके बाद हाइट भी निकल जाएगी और पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड भी निकल जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करते जाना है। तो ये है, हमें दिया है g की वैल्यू, t की वैल्यू दी है, 3 सेकंड में वो जाएगा, 3 सेकंड में आएगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल गई 10। g इसमें 10 को कंसीडर कर लिया है, आप 9.8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -10, तो माइनस माइनस प्लस हो, ये हो गया 10 इंटू 30। तो स्पीड हो गई 30 मीटर, 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में क्या किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया तो डिस्टेंस s निकल जाएगा, u 30 आ गया, t 3 सेकंड हो गया, तो 1/2 वो होता ही है। g की वैल्यू 10 और 3 का स्क्वायर किया, फाइनली सॉल्व किया तो 30 इंटू 3 90 हो गया। यहाँ 2 से ये 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा और 9 में 5 की मल्टीप्लाई करी तो 45, तो आंसर आ गया 45 मीटर। तो जो डिस्टेंस थी या मैक्सिमम हाइट थी वो थी 45 मीटर। अब उसको 1 सेकंड गिरने में कितना समय लगेगा? अब वो जब नीचे की ओर गिरेगा तो ऊपर एक बार रुक गया, ऊपर रुकने के बाद नीचे की ओर गिरेगा तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? 0 हो गई। जब अब वो नीचे की ओर आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी अब उसकी 0 हो गई। टाइम टाइम की हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यूटी में तो 0 ही है सब, यू की वैल्यू 0 है। तो 1 सेकंड के लिए लेना है, 1 सेकंड टी की वैल्यू 1 रख दी तो 10 इंटू 1/2 इंटू 10, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सॉल्व देखो लिख देता हूँ। तो s इक्वल टू यू टी तो हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस प्लस प्लस 10, माइनस नहीं लेंगे प्लस का लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो ये इससे कैंसिल हो गया 5, तो यह आ जाएगा 5। तो 5 में 5 मीटर जो है वो कवर होगा 1 सेकंड में। तो अब 1 सेकंड में जब वो 5 मीटर नीचे आ गया तो अब समझने वाली बात है, हम ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, वो 45 मीटर तक ऊपर गया, 45 मीटर ऊपर गया, उसके बाद फिर वापस आया तो 5 मीटर नीचे आ गया। तो अब वो कितनी हाइट पे है? अब वो 40 मीटर की हाइट पे होगा, सबको पता है। तो 45 गया था, 5 आ चुका है 1 सेकंड में, तो अब वो 40 मीटर की हाइट पे होगा। 45 माइनस 5, आंसर वो हो जाएगा 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बॉयंट फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट? तो किस डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोया जाता है तो वो बॉयंट फोर्स हमेशा कब लगता है? अपवार्ड। किस डायरेक्शन में काम करता है? अपवार्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा, देखिए, द बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड विल बी वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, वाई ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक डज रिलीज अंडर वाटर? एक जो ब्लॉक है प्लास्टिक का वो रिलीज किया अंडर वाटर, कम अप द सरफेस, सरफेस पे आ जाता है वापस, किसकी वजह से? बॉयंट फोर्स की वजह से। बॉयंट फोर्स क्या करता है? अपवार्ड अप्लाई होता है। बॉयंट फोर्स कहाँ अप्लाई होता है? अपवार्ड डायरेक्शन में। तो ये लिक्विड जो है इसको ऊपर की ओर पुश करेगा और ये सरफेस पे आ जाएगा प्लास्टिक का कोई टुकड़ा जो है, क्योंकि डेंसिटी कम है प्लास्टिक की कंपेयर टू वाटर। तो वाटर की कंपैरिजन में डेंसिटी कम होगी तो इसलिए ये फोर्स लगाएगा और बॉयंसी जो पे और इफेक्ट होगा बॉयंसी का, तो बॉयंट फोर्स उसको ले आएगा ऊपर। द फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑन द प्लास्टिक ब्लॉक आर गोइंग टू बी बिगर देन द load of the plastic block dispersed, hence the acceleration of the plastic blocks are going to be in upward direction and come up to the surface of water। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वो 21 क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस इज 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 50 ग्राम मास दे रखा है, मास है 50 ग्राम और इसका हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 3। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ये 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर मीटर में निकालेंगे तो 1000 हो जाएगी, 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं इसमें हमें विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, तो क्या ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? तो इसकी डेंसिटी अगर हम निकालें तो इसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास है 50 और वॉल्यूम है 30, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो इसकी जो डेंसिटी आ जाएगी वो होगी 1.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या है इसकी, यहाँ पे क्या हुई? ज़्यादा हुई। इसकी डेंसिटी जो सब्सटेंस है ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कर जाएगा सिंक। जब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो डूब जाता है, और जब डेंसिटी कम होती है तो फ्लोट करता रहता है। तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है। हाँ, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे ये 20 दिया है, मैंने इसको 30 लिया था, तो आप देख लेना कहाँ पे कौन सा सही दिया हुआ है, 20 या 30। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी ज़्यादा ही आएगा, 2.5 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा ही है, तो आई थिंक 20 ही होगा क्वेश्चन में, देख लेना। और ज़्यादा है तो ये भी सिंक कर जाएगा, तो सब्सटेंस विल सिंक, क्योंकि डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 22 में वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है? 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और मास दिया है 500 ग्राम, तो सेम सा ही न्यूमेरिकल है, 500 ग्राम मास दे दिया, और साथ में हमें दे दिया वॉल्यूम जो कि है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम दे दिया है। विल द पैकेट विल फ्लोट और सिंक इन द वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज सेम, वही वाटर की डेंसिटी दी है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा, फिर से आपको वही सॉल्व करना है, इसकी डेंसिटी निकालनी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 500 अपॉन 350, और 0 से 0 को कैंसिल किया, 5 से ये गया 10 बार, 5 से ये गया 7 बार, तो 7 से अगर आप 10 को कैंसिल आउट करोगे तो आपकी वैल्यू विल बी समथिंग द 1.4 ग्राम, उससे थोड़ा और ज़्यादा होगा सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.4 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, और अगर ज़्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा, यानी ये पैकेट भी क्या होगा? डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे द ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस विल सिंक, सब्सटेंस विल sink into the water, sink into the water, sink into the water, ये आंसर हो जाएगा इसका। और कैसे हुआ ये हमने कंपेयर किया, ये आ गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, कितना वाटर डिस्पर्ज करेगा वो भी पूछा हुआ है, तो ये भी हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है, कितना वाटर डिस्पर्ज किया वो कितना होगा, तो वाटर डिस्पर्ज कितना होता है वो इक्वल होता है डिस्पर्स वाटर का वॉल्यूम फोर्स के इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ये हुआ 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो डिस्पर्स वाटर का मास हो जाएगा ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी हमें डिस्पर्स वाटर निकालना है, तो डेंसिटी भी वाटर की लेनी पड़ेगी, वाटर की डेंसिटी है 1, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो का सिंबल होता है, इससे भी हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। और 350 था तो 350 ग्राम ही वाटर को वो डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो वाटर को कितना डिस्प्लेस करेगा, उसका वॉल्यूम जो है अपने उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया वाटर की डेंसिटी के साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर आ जाएगा 350। तो ये है अमाउंट ऑफ डिस्पर्स वाटर 350 ग्राम, ठीक है। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, अभी डिस्कस किया था, ओके ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज के। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अनअकैडमी पे फॉलो करें द स्टडी अड्डा को, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, फेसबुक पेज को
लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कोर्स रेफ़र कीजिए। जो भी स्टूडेंट जो हैं बीएड और यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।